नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम कॉल दे रहे थे ब्रेक से पहले और प्रोग्राम को अब ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रहता है, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो हाय। यस हाय। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान वालेकुम खान है और सलाम। मुझे मेरे दो सवाल हैं। जी जी बोलिए। एक सवाल यह है कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है जो कि मुझे मिला था 2013 में, जी जी। और लेकिन मैं इस कंट्री में आया था 2011 में और मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं अब। तो वो जो मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है वो है 2018 तक। तो क्या मुझे वो 5 साल पूरे करने पड़ेंगे या जो ऑलरेडी मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं इस कंट्री में उसकी बेस पे मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं तो आपको और रेफ्यूजी सेकेंड, स्टेटस, जी रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो अगर आप 2011 में आए थे, 2011 में तो नहीं मिला था ना? नहीं वो मिला था मुझे 2018 13 13 में। में। तो आपको 5 साल जब रेफ्यूजी स्टेटस पे हो जाते हैं, जब आपको स्टेटस मिला था, जब आपको वो 5 साल उसमें हो जाते हैं तो फिर आप जी, इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि 2018 में। तो वो इंक्लूड नहीं होंगे जो 2 साल नहीं मैं पहले आया था नहीं, जो आपको 2011 में? रेफ्यूजी स्टेटस जब मिलता है तो उससे आपको 5 साल पूरे करने होते हैं। ठीक है। जी और सेकंड थिंग ये है कि वो अब मैं अपनी कंट्री में तो जा नहीं सकता, तो अब मुझे शादी करनी है, तो क्या उसके लिए भी मुझे वही प्रोसेस और वही चीजें शो करनी पड़ेंगी जो 18,600 पे होगी और वो सारे, या मुझे वो उस नहीं शो करना नहीं, पड़ेगा? आपको वो शो करनी पड़ेंगी, लेकिन बहरहाल आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। हाँ, तो उसके लिए फिर अब क्या होगा, क्योंकि मैं अपनी कंट्री में तो वो शादी कर नहीं सकता और वो वाइफ मेरी यहाँ नहीं आ सकेंगी विदाउट वीजा, तो उसके लिए वो फिर देखिए उसके शादी हम मुख्तलिफ, कैसे जी करेंगे? मुख्तलिफ तो तरीके हो सकते हैं। उसके लिए आप किसी दूसरे मुल्क में जाके, यानी कि अगर पाकिस्तान से आप हैं तो आप दुबई में, और वाइफ भी अगर आपकी दुबई वगैरह में आ जाती हैं, वहाँ पे आप शादी कर सकते हैं। या फिर वो फियांसे वीज़ा है कि मंगेतर के वीज़े पे आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें हो सकती हैं। मेरा मशवरा ये है कि डिटेल में जाके आप किसी वकील से इस सिलसिले में बात करें, क्योंकि टेलीफोन पे इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकेगी इस प्रोग्राम में। ठीक है जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। थैंक यू वेरी बहुत मच। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो यस हेलो। हेलो। हाँ ये प्रेस्टिज से बात करनी है हमें। जी जी, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ। आप बोलिए, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। ओके, जी मैंने आपसे बात करनी थी कि मैंने मेरा जो मुझे बच्चों के थ्रू से वीजा मिला था 2.5 साल का। सॉरी, वो आपकी आपकी बात पहले मुझे क्लियर समझ पड़ी। क्या सवाल है आपका? मुझे बच्चों के थ्रू से वीजा मिला था 2.5 साल का। अच्छा। तो वो फिनिश हुआ, मार्च को फिनिश हो गया था। मैंने तो एप्लीकेशन डाली है। हम्म। तो वो उन्होंने पहले मेरी फीस नहीं निकाली थी, इसलिए मेरे पेपर वापस आ गए। तो उन्होंने 30 दिन का मुझे टाइम दिया, तो मैंने दोबारा पेपर सबमिट कर दिए। तो उन्होंने अब हमारी फीस भी निकाल ली है। हम्म। तो पहले मेरा जैसे जो मैंने पहले पेपर भेजे थे ना, वो मेरे फिंगरप्रिंट हो गए थे। जी तो अब दोबारा वो भेजेंगे फिंगरप्रिंट के नहीं? जी, मैं कुछ कह नहीं सकता इस सिलसिले में। शायद आपको दोबारा ना भेजें, लेकिन अगर दोबारा भेजते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हुए हैं, तो शायद दोबारा ना भेजें। लेकिन अगर दोबारा भेजते हैं तो आप करवा लीजिएगा, तो डोंट वरी, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ। जी। तो वो इसमें कितना टाइम लगाएंगे, क्यों मुझे? देखें, एप्लीकेशंस आजकल, ऐसी एप्लीकेशंस अराउंड 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने का गाइडलाइन एक टाइम होता है, एक गाइडलाइन होती है। तो तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशंस डिसाइड हो जाती हैं आमतौर पे। तो मैंने अपने बेटे का जो ब्रिटिश पासपोर्ट बनाना है, वो जहाँ पैदा हुआ था वो 10 साल का हो गया है। जी, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसको पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न। वो यहाँ पे पैदा हुआ था, 10 साल उसको यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं, तो इस बेसिस पे वो अपने आप को, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। एप्लीकेशन होती है होम ऑफिस में। जो 18 साल से ऊपर के आज़ाद होते हैं वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, और जो 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो रजिस्टर करते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। तो एप्लीकेशन वो आप करेंगे। उसके साथ फिर आपको सारा प्रूफ देना होगा कि वो यहाँ पे 10 साल से रह रहा है और यहीं पे पैदा हुआ है।
तो उसको यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी। जब उसको नेशनैलिटी मिल जाती है तो फिर वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। क्यों मैंने उसका जो इंडियन पासपोर्ट बनाया हुआ है ना, जी जी, तो उसका तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं उससे कोई मसला नहीं है। इंडियन पासपोर्ट बना भी हो तो अच्छा, उसमें सिर्फ ये देखने वाली बात है कि आया जो है वो यूके के साथ इंडिया की जो है वो डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो तो आप फिर यहाँ की नेशनलिटी नहीं ले सकते, आपको सरेंडर करनी पड़ती है। वो तो सिलेंडर हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो सरेंडर कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है, इंडियन अगर नेशनलिटी साथ दोनों नहीं रख सकते तो फिर सरेंडर कर लेते हैं, तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, तो जो मेरे एक मैंने बात और पूछनी थी, वो एक मेरा लड़का वो जहाँ पैदा हुआ वो 8 साल का हो गया है, तो वो उसकी भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ अभी के नहीं? नहीं, उसकी नेशनलिटी आप अभी नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपको अभी आपके पास इनडेफिनेट तो नहीं है ना, आपको 2.5 साल का वीज़ा दिया हुआ है ना उन्होंने? हाँ हाँ, 2.5 साल का जैसे तो मैंने उसके लिए नहीं, उसकी नेशनलिटी के लिए अभी नहीं अप्लाई कर सकते। वो अगर 8 साल का है, जब वो भी 10 साल का हो जाएगा तो फिर वो अप्लाई कर सकेगा, अगर उस वक्त ये कानून हुआ। जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। सॉरी, नाम क्या नाम है आपका? जी मैं अली बोल रहा हूँ। जी अली साहब, जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अरे सर, मेरा सवाल ये था कि मैं ये एक मेंबर हूँ, मेरी जो वाइफ हैं वो काम करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो जो काम करती हैं वो एज ए पार्ट टाइम करती हैं, फुल टाइम नहीं करती। मैं फुल टाइम करता हूँ। मेरी जो साल की जो मेरी इनकम है वो तकरीबन मेरी 28 से 30 हज़ार तक मैं अपने साल का मैं अपना कमाता हूँ, और जो मेरी वाइफ का है उनका तकरीबन कोई साल का 10-12 हज़ार उनका बन जाता है कि मेरा अगले साल जो है ना, मेरा जो है ना 5 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। जी, तो डॉक्यूमेंटेशंस के लिए उनकी जो ये उनकी जो ये अपनी इनकी इनकम है, तो क्या ये वो बहुत रहेगी, या क्योंकि मैं तो फुल टाइम भी करता हूँ? जी ठीक है, दैट्स फाइन। क्योंकि देखें बात यह है कि वो टी राइट अपना एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी कि काम कर रही हैं, वो पार्ट टाइम कर रही हों कि फुल टाइम कर रही हों, डजेंट मैटर। लेकिन अगर वो यहाँ पे काम कर रही हैं तो टी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं। प्लस आप भी चूँकि काम कर रहे हैं तो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो दोनों तरीके से वो टी राइट एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा, तो उसकी जरूरी नहीं है कि आपकी जो है ना एग्जैक्ट सैलरी होनी चाहिए आपकी, आप जितने डिपेंडेंट करते हैं, तो नहीं, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। आप बोलिए, कौन बोल रही हैं? मैं रिया बोल रही हूँ। जी रिया, आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि बस मैंने यही पूछना था कि यदि कोई रिपोर्टिंग से लेटर आता है कि आपकी रिपोर्टिंग नाउ हैज बीन सस्पेंडेड, इसका क्या कारण है? उन्होंने क्योंकि वो 4.5 साल से हम जा रहे थे रिपोर्टिंग पर, तो अब उन्होंने कहा कि अब आपको आने की लोड़ नहीं है। तो देखिए, इसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। किसी को अगर वीज़ा इशू हो जाए तो उसको भी रोक देते हैं, किसी का केस का फ़ैसला उनके हक़ में हो जाए तो उस वजह से भी रोक सकते हैं। कोई अगर बहुत अरसे से आ रहा है और अब वो समझते हैं कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है तो उसको भी रोक सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि क्यों रोका है, लेकिन आम तौर पे आजकल मुझे देखा और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग जो कि रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी अरसे से जा रहे हैं तो उनको रिपोर्टिंग से उन्होंने रोक दिया। तो इसमें कोई मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं परवीन बोल रही हूँ। मैंने इससे लॉयर साहब से सवाल करना है। जी बिल्कुल पूछें। हाँ जी, हेलो। जी हाँ जी, मेरे अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। तो वो बड़े दफा इधर आए हैं तो अब उन्होंने रोक दिया था उनको। आप प्लीज, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड यूएस से। हाँ जी, अब ठीक आ रही है? जी अब ठीक आ रही है। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे हस्बैंड यूएसए में रहते हैं। वो इधर काफी दफा आ चुके हैं
तो ये लास्ट 2 साल पहले आए थे, तो इधर उन्होंने एयरपोर्ट पे रोक लिया था कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप एंट्री क्लेम करा के दोबारा आए इधर, जी ऐसे ना आए। जी जी तो फिर वो वापस चले गए, इन्होंने वापस भेज दिया उसी फ्लैट पे। तो अब हमने लॉयर के जरिए वो एंटी क्लियरेंस के लिए करवाया हुआ है, 1 साल पूरा हो गया हुआ है, उनका पासपोर्ट भी रखा हुआ है और सारा कुछ रखा हुआ है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। उनके पास को अमेरिकन यूएस पासपोर्ट है। हाँ जी, अमेरिकन पासपोर्ट है उनके तो पास। देखिए 1 साल का अरसा तो बहुत लंबा अरसा होता है, और वो भी अमेरिका में, यानी कितना टाइम तो आजकल पाकिस्तान से भी नहीं लगता। तो हमने अप्लाई किया जी था, तो अब 2015 में अब 16 आ गया। जी, मैं ये कह रहा हूँ 1 साल का लंबा तो पाकिस्तान से भी नहीं लगता। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि अमेरिका से अगर उन्होंने अप्लाई किया है, अमेरिकन सिटीजन है वो तो सिर्फ विजिट के लिए किया, साथ हमने निकाहनामा लगाया, सारा जी कुछ जी पेपर जी लगाए। जी मेरे हिसाब से तो देखें, मेरे हिसाब से तो इतना लंबा अरसा नहीं लगना चाहिए। 1 साल का अरसा तो बहुत लंबा अरसा है। आप उनको चाहिए कि वहाँ पे मालूमात करें, अगर उनके कोई वकील हैं उनसे बोलें कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन से मालूमात करें कि ये किस तरह हो सकता है कि 1 साल वो लगाएं, क्या ऐसी इंक्वायरी वो कर रहे हैं। या तो कोई उधर यूएसए में वकील लॉयर करें या इधर कोई कर ले अपना वकील। वो देखें, दोनों सूरतों में दोनों तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे भी वकील जो है वो डील कर सकता है, यहाँ से वो यूएसए से उनके मतलब, तो उधर करना चाहें उधर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई वकील करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ का कोई वकील हो, क्योंकि वो यहाँ के कानून वगैरह सब कुछ समझता है आमतौर पे। तो आप अगर मुझे कोई, आप मेरे फोन पे कोई टेक्स्ट मैसेज कर दें। जी देखें, आप हमारा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, आप उस पर ईमेल पे भी कर सकती हैं मुझसे रब्ता, तो फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। ईमेल एड्रेस किधर आ रहा है? ये अभी स्क्रीन पे अभी या आ रहा है या आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, यस हेलो, फुलसू से बात हो सकती है? जी जी बोलिए, बात कर रहा हूँ मैं, जाकिर खान बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे दो सवाल थे कि मैंने पूछा था, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है लेकिन उनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है। तो मैंने पता करना था कि नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता नेशनलिटी पे? देखिए, जहाँ तक अगर उनकी कोई बैंक्रप्सी नहीं है, कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट वगैरह नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जी। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने ईसेल का जो टेस्ट है लाइफ इन द यूके तो नहीं किया, लेकिन ईसेल का जो टेस्ट है एंट्री लेवल का 1 2 3 वो उनके पास है, क्लियर है, वो उसके बिना पे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, लाइफ इन द यूके तो उनको करना पड़ेगा, और जो इंग्लिश के लिए जो है तो वो ईसोल नहीं चलता नेशनैलिटी के लिए। उनको ट्रिनिटी कॉलेज से करना चाहिए B1 की रिक्वायरमेंट, या फिर आइल्ट्स होना चाहिए, ईसोल नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया जी। आई मीन जो कि यूके क्रेडिटेड है, ईसोल जो सेकंड लैंग्वेज एंट्री लेवल जो लोग बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल, जो नेशनल पहले ईसोल को एक्सेप्ट किया जाता था, अब नेशनैलिटी के लिए ट्रिनिटी कॉलेज या फिर आइल्ट्स का होना चाहिए, B1 के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगली कॉल मुझे बताया जा रहा है कि हम नहीं ले सकते, टाइम एक मरतबा फिर पता ही नहीं चला और टाइम ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। तो इसलिए जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, अगर ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।